हेलो डियर। आज डेट है 16 दिसंबर 2024 और हमारे क्रैश कोर्स का ये है डे 2। हमारा एग्ज़ाम है 10 मार्च 2025 को मैथ्स का सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास का, ठीक है। और 10 मार्च 2025 में दिन बचे हैं 83, मतलब आपके पास 83 डेज हैं मैथ को अच्छे से सीखने के लिए। तो आज ये हमारा दूसरा दिन है, तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई इससे पिछली वीडियो में भाई हमने ये सब पढ़ा था, ठीक है, इतना कुछ कि चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसमें कौन से 3 कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में हमें पढ़ना है और कैसे कैसे क्या क्या है, ठीक है। ये 3 टॉपिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एचसीएफ एलसीएम और कैसे हम इरेशनैलिटी प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में एक बेसिक चीज़ बताई थी, एचसीएफ एलसीएम के बारे में कुछ क्वेश्चन सोल्व करे थे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। तो अब हम आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को ना आपको कम से कम जो मैं आप यहाँ पे करूँगा उन क्वेश्चंस को 3 4 4 5 बार रिवाइज करना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। कोई दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाने, आपको आइंस्टाइन बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये प्रैक्टिस करने और अच्छे नंबर लेके आने। तो सिंपल सी बात है, जो हम कराएं उसको बार बार करो और थोड़ा सा अपना एक्टिव ब्रेन रखना है, ठीक है। तो चलो भाई डे 2 को शुरू करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, रियल नंबर्स। एक इसमें हमें 3 चीज पढ़नी थी। पहला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दूसरा जो है भाई चीज थी वो थी एचसीएफ एलसीएम, और तीसरी जो चीज है भाई इरेशनैलिटी ऑफ √2 √3 √5 3 प्लस √2, है ना। इस तरीके के नंबर की इरेशनैलिटी प्रूफ करनी है। तो यही 3 तरह के क्वेश्चन, या तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा या यहाँ से या यहाँ से, ठीक है। तो चलो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसके ऊपर और इसके ऊपर, और तो क्या और मौका मिला तो इसको भी लपेट लेंगे, ठीक है। तो चलो अब समझना शुरू करते हैं। हम क्वेश्चंस लिखेंगे, उनका आंसर्स करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है? वो बोलती है कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है उसको हम भाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जो ये प्राइम नंबर्स होंगे इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, पर नंबर्स तो हमेशा यही आएंगे। एक कंपोजिट नंबर है उसके हमेशा प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स है वो सेम रहेंगे, आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक नंबर है, मान लो 12। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। जैसे इसके फैक्टर कौन कौन है? ये 1 की टेबल में आता है, 2 की में आता है, 3 की में आता है, 4 की में आता है, 6 की में आता है और 12 की में आता है। तो ये 1 और मतलब किसी 2 टेबल से ज़्यादा की टेबल में आता है, इसके 2 फैक्टर्स से ज़्यादा है, इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो इसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की तरह कैसे लिख सकते हैं भाई? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो जब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, तो यही है इसकी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो बोल रहा है कि 12 के कभी भी आप प्राइम मतलब लिखोगे इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हमेशा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 ही आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो? 3 पहले लिख दिया और 2 की पावर 2 बाद में लिख दिया। तो इससे जो है हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आगे पीछे लिखने से, ठीक है। तो ये लाइन याद कर लो कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि पूछ लेता है एक नंबर में, ठीक। अब उसके बाद
हमें क्वेश्चन दे दिया उसने, ठीक है। क्वेश्चन दिया, उसने बोला कि भाई एक्सप्रेस कर दो 50-50 को एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इज इट यूनिक। ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये कब आया हुआ भाई? ये आपका 2016 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे भाई? अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो होता है भाई फैक्टर ट्री बना लो, ठीक है, उससे आपका सिंपली हो जाएगा। जैसे हमारे पास भाई इसका आंसर क्या होगा? आप फैक्टर ट्री बनाओगे, क्या लिखोगे? आप लिखोगे 5050। अब भाई लास्ट में जीरो आया, इसका मतलब ये पक्का 2 से डिवाइड होता है, तो अपने यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 25। अब भाई हमें दिख रहा है कि लास्ट में 5 आया, मतलब ये 5 के टेबल में आता है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे और 5 5 जा 0 5, ठीक है। फिर से पता लग रहा है कि ये 5 के टेबल में आया, तो इसको लिख देंगे 5 और यहाँ लिख देंगे 5, ठीक है। अब 101 है, ये किसकी टेबल में आता है भाई? ये खुद में एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी की टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो हमें ये पता है कि 5050 को हम किस प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इसके 2 5 5 और 101। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 5 कितनी बार है? 2 बार, और फिर आया है 101। तो जब भी हम एक 2 और 2 5 और 101 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 5050 आएगा। तो हर एक कंपोजिट नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है। तो यस, इट इज यूनिक, ऐसे लिख के हम अपना क्वेश्चन खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, आप देख लो एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यूजुअली हम जो क्वेश्चन करेंगे सारे प्रीवियस ईयर्स ही होंगे। तो चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी पैटर्न पे। भाई क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन फॉलोइंग फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन है भाई, और हमारे पास कैसे दे रखी है? ऐसे फोटो दे रखी है, ये खाली है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये हमारा खाली है, फिर से यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये खाली है, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 17। तो भाई यहाँ पे जो कोई भी नंबर होगा उसके फैक्टर है 2 और 17, मतलब 17 और 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ आना चाहिए 34। क्या आना चाहिए भाई? 34। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा भाई वो इस 2 को 34 को मल्टीप्लाई करके आएगा, तो 34 इंटू 2 68। अब यहाँ जो नंबर आएगा वो इस 2 और 68 को मल्टीप्लाई करके आएगा, तो 2 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136। तो जो इसका आंसर है भाई वो कितना आ जाएगा? 136। ये क्वेश्चन था और ये 136 इसका क्या है? आंसर है। कैसे करना है समझ में आया? वेरी गुड। तो चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोल रहा है फाइंड HCF ऑफ द नंबर्स 1000 and 300 by prime factorization मेथड। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक। तो सबसे पहले हमें HCF निकालने के लिए पहले इनकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो भाई 10 10 10, एक 10 बनने के लिए 2 और 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे 3 10 है, तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? 2 आया है 3 बार और 5 भी आया है 3 बार, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। 300 को कैसे लिख सकते हैं भाई हम?
3 इंटू में 10 की नाम का 2 इंटू 5, फिर से एक और 0 है तो 2 इंटू 5। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब भाई उसने क्वेश्चन में बोला HCF निकालो, किस किस का? 1000 का और 300 का। तो भाई HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इनमें जो चीज कॉमन है दोनों में वो लिख लेनी है, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो दोनों में आई हुई है वो लिखना है। तो भाई ये देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऊपर वाले में 3 नहीं है तो इसको भूल जाओ, ठीक है, कॉमन होना चाहिए दोनों में। यहाँ पे 2 की पावर 3 है ऊपर वाले में और नीचे वाले में 2 की पावर 2 है, तो जो दोनों में है, तो जो 2 की पावर 2 है, मतलब 2 2 नीचे वाले में है और 2 2 ऊपर वाले में है, एक वो एक्स्ट्रा बच गया उसका कोई पेयर नहीं तो उसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू में ऊपर 5 की पावर 3 और नीचे 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर जो 2 है वो ऊपर वाले के पास भी है नीचे वाले के पास भी है, तो यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 2। तो ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन है भाई, इतना सा बस, और इसी के आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया करो बाद में रिवाइज करने के लिए या क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई हमारा। 3 है ना? 4 है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम of 120 and 70 by fundamental theorem of arithmetic। देखो बेटा, ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। सीबीएसई में आया हुआ है ये। कब कब आया है? 2010 में भी आया है और 2013 में भी आया हुआ है। ठीक है, चलो भाई, इस क्वेश्चन को करना क्या है भाई? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को देख के डरना नहीं है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वही बात बोल रही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के रूप में लिख सकते हैं। तो 120 जो है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या आएगा भाई? 12 है। 12 क्या होता है? 4 इंटू 3, तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 10 का 0, तो भाई 10 किससे बनता है? 2 और 5 से, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 इंटू में 3 इंटू में 5। फिर दूसरा नंबर क्या है भाई? 70। तो 7 तो खुद में प्राइम, और 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। ठीक है, तो उसने बोला एलसीएम निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम। किस दो नंबर का निकालना है? 120 का और 70 का। तो ऐसा क्या नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है? तो एलसीएम निकालने के लिए बेटा कोई भी जो नंबर है उसकी जो हाईएस्ट पावर है ना उस वाले नंबर को लेता है। तो जैसे 2 है, नीचे वाले के पास भी है और ऊपर वाले के भी पास है, पर बड़ी पावर किसके पास है? ऊपर वाले के पास, तो लिख देंगे 2 की पावर 3। नीचे वाले को भूल जाओ। फिर ऊपर वाले के पास 5 है, नीचे वाले के पास है, दोनों के पास सेम पावर, तो यहाँ 5। अब जो जो बच गया जो दोनों के पास नहीं है उन सबको लिख दो। ऊपर वाले के पास 3 एक्स्ट्रा है और नीचे वाले के पास 7 एक्स्ट्रा है, इनको लिख दो। अब मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आंसर आया। 2 की पावर 3 8 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 21, 8 5 जब 40 इंटू 21। अब 21 को 4 से करेगा तो 84 और 0 की 0, तो एलसीएम कितना आ गया भाई इन दोनों का? 840। 840 ऐसा नंबर है जो 120 की टेबल में आता है और 70 की टेबल में आता है। तो ये होगा भाई हमारा आंसर, आपको पूरे नंबर ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द HCF, फाइंड द HCF and LCM of 306 and 54, और फिर आगे बोल रहा है वेरीफाई दैट HCF into LCM is equal to product of two numbers। ठीक है भाई, ये जो ये वाली चीज है ना, ये HCF into LCM
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये इस चैप्टर की जान है, ठीक है, HCF LCM वाले क्वेश्चंस की। तो ये पता होनी चाहिए, देखते ही जहाँ यूज होते हो वहाँ लिखना है इसको, ठीक है, और इसको एकदम अच्छे से समझना है और करना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है भाई दो नंबर है 306 और 54, ठीक है, इनका एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो और ये प्रूव करो इन दोनों नंबर को 306 को और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तब उसके, ठीक है। तो ऐसे लिख देता हूँ, नंबर 1 और नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगा एलसीएम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इनटू में एचसीएफ ऑफ नंबर 1 एंड नंबर, ये बोल रहा है। ये वाली लाइन एकदम बाय हार्ट होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहले तो हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो उसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो 306 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो 2 इंटू में 153, ठीक है, फिर 2 इंटू में 153 को 3 से करेंगे, 3 इंटू में 5 और 1, फिर 2 इंटू 3 इंटू 51 को कर सकते हैं, 3 इंटू 3 1 जैसे 3 7 बस। अब ये ऐसे नंबर है सारे के सारे प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ रुक जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, जिसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। ऐसे ही 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 2 इंटू में 54 27, 2 इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। अब उसने बोला एचसीएफ और एलसीएम निकालो, ठीक है। तो भाई एलसीएम क्या होता है, एक तो सबसे बड़ा नंबर, सब मतलब वो नंबर जिसकी ज़्यादा पावर है और वो दोनों में होना चाहिए। तो 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, पर दोनों की पावर सेम है, तो एक 2 आ जाएगा। 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, पर ऊपर 3 की पावर 2 है, नीचे 3 की पावर 3 है। तो बड़ी पावर किसके पास है, 3 की पावर 3 के ऊपर, तो यहाँ लिख देंगे 3 की पावर 3 इनटू में, और क्या बच गया भाई, यहाँ 17 है, नीचे कुछ नहीं है। तो जो भी चीज़ बच जाती है जो दोनों के पास नहीं होती वो भी लिख देते हैं। ये हो जाएगा भाई 2 इंटू 27 इंटू में 17। सोल्व करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा भाई, ये भाई सोल्व करने पे आएगा 918, ठीक है। अब एचसीएफ भी निकाल देते हैं भाई। एचसीएफ क्या होता है बेटा, वो नंबर जो दोनों के पास हो और जो कम पावर वाला होता है ना उसको लिखते हैं। तो भाई 2 दोनों के पास है और सेम पावर है तो 2 लिख दिया, और कोई ऐसा नंबर 3 है दोनों के पास है पर जो कम पावर वाला है उसको लिखेंगे, तो 3 की पावर 2। 17 ऊपर वाले के पास है, नीचे वाले के पास है ही नहीं, तो ये 2 इंटू 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। 18 की टेबल ऐसी है जिसकी टेबल में 306 भी आता है और 54 भी आता है, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया, आधा पार्ट हो चुका है। अब वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 918 इंटू में 18। इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा या तो इसको सोल्व कर लेना भाई कितना आएगा, ठीक है, या एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है। आप पहले सोल्व करने वाला ही कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा है, आपको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करने, तो कर लेना भाई। कर ही देता हूँ मैं, 918 इंटू में 18, तो भाई 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 6 14 का 4 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 9 जा 72 73 इंटू में 819, ऐड करेंगे तो 4 2 5 और ये 16, तो ये आंसर आ जाएगा 16 524। फिर नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू, नंबर 1 था 306 और नंबर 2 था 54, मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे तो यही आ रहा है पर करके भी दिखाई देता हूँ आपको ताकि आप कंफर्म हो जाओ। 306 इंटू में 54, 4 को 6 से करेंगे 24, 4 को 3 से करेंगे 12,
5 को 6 से करेंगे 30, 5 को 3 से करेंगे 15, ऐड करेंगे तो 4 2 5 6 1। देखो यहाँ पे भी 16,524 आया। ये इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो भाई लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 HCF इंटू LCM इज इक्वल टू N1 इंटू N2। ठीक है, तो N1 N2 मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हेंस रिजल्ट इज वेरीफाइड। ऐसे करना था भाई इस क्वेश्चन को। ठीक है, 2 नंबर में आएगा तो 1 में भी आ सकता है वैसे। चलो ये है भाई, ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा, 5 6 क्वेश्चन पे आ गए हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई फाइंड द HCF of the smallest composite number and the smallest prime number। ये क्वेश्चन है भाई, ये पहले आ रखा भाई 2 बार। ठीक है, CBSE का जो पेपर था, एक तो 2008 में आया था ये, और एक आया था 2013 में। ठीक है, इन 2 साल में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको 2 चीज़ों का पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, मैंने ये पढ़ाया हुआ है पर एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। और प्राइम नंबर क्या होता है भाई, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। तो भाई कंपोजिट नंबर का एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा 4 6 8 9 10 12 ऐसे एक्सेट्रा। और प्राइम नंबर का एग्जांपल हो जाएगा भाई 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे करके। ठीक है, तो भाई उसने बोला फाइंड द स्मॉल HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है भाई, सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, वो है भाई 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है भाई, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो तो एक ही है 2। अब बोल रहा है हमें ना क्या निकालना है बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है HCF निकालो। तो HCF क्या हो जाएगा बेटा, 4 और 2 का। तो बेटा ये तो आसान सा है कि 4 और 2 किसकी टेबल में आते हैं, 2 की में, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो, पर 2 बार आया हुआ है। तो एक बात याद रखना, ज़्यादा पहाड़ तोड़ने की कोशिश मत करना, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे और कूल माइंड से आपको करने हैं। अगर आप पहले ही डर मना लोगे बहुत मुश्किल आएगा, इतना कुछ पढ़ना है, मुझे आ नहीं रहा है, तो समझ लो फिर ऐसा ही पेपर आपके लिए आने वाला है। तो बी पॉजिटिव, ये सोचो कि आप जो पढ़ रहे हो पेपर वहीं से आना है, बस जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको कई बार रिवाइज करूँ और सारी चीज़ ऐसे सीख लूँ कि अगर इनमें से क्वेश्चन आ गया तो बचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब 7 क्वेश्चन में आते हैं भाई। 7 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द HCF and LCM of two numbers are 9 and 90 respectively
ठीक है, और लिखा हुआ है इफ वन नंबर इज 18 फाइंड द अदर। भाई ये क्वेश्चन CBSE में पूछा जा चुका है, ठीक है, CBSE एक तो 2010 में और एक 2011 में। तो भाई पता होना चाहिए ये क्वेश्चन कैसे होंगे, और वो दोबारा से पूछ सकता है क्योंकि कई साल हो गए ऐसा क्वेश्चन पूछा हुए, तो इस सेम क्वेश्चन को भी सेम वैल्यू पुट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो भाई लिख देंगे LCM कितना दे रखा है भाई 90, HCF कितना दे रखा है भाई HCF 9, ठीक है, मिटा के दोबारा लिखता हूँ। तो बोल रहा है भाई एक नंबर N1, नंबर 1 कितना है 18, तो बोल रहा है N2 कितना होगा। तो वी नो, हमें पता है, क्या पता है बेटा, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू N1 इंटू N2, ठीक है। भाई LCM है 90, HCF है 9, N1 है 18 और हमें निकालना है N2। तो N2 के साथ 18 है मल्टीप्लाई में, तो 18 उधर आगे हो जाएगा डिवाइड में, तो 19 इंटू 9 अपॉन में 18 इज इक्वल टू N2, ठीक है। 18 5 जा 90 है, N2 की वैल्यू आ गई 9 इंटू 5 45 आंसर। तो वो जो दो नंबर है जिनका LCM 90 और HCF 9 है वो है, एक तो है 18 और दूसरा है 45, ये आंसर है भाई। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, मुश्किल है नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे भाई हम। कौन से क्वेश्चन में आ गए हम, क्वेश्चन 7 8 में आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फाइंड HCF of 96 and 408 by prime factorization method and hence find their LCM, कितना आसान सा क्वेश्चन बोल रहा है, एक बार HCF निकालो और फिर एक बार LCM निकाल दो, ठीक है। और कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 96 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे भाई, अगर इस ये 6 है लास्ट में, मतलब इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 इंटू कितना बच जाएगा भाई 48 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2 इंटू 24, फिर से करेंगे तो भाई 2 इंटू 12, फिर से करेंगे तो भाई 2 इंटू 6, फिर से करेंगे भाई 2 इंटू 3, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए 2 2 2 2 2 और 3, 1 2 3 4 5 इंटू में 3, ठीक है भाई, ये आ गए इसके फैक्टर। फिर 408 को ऐसे लिखना है हमें, तो भाई 408, तो 408 2 यहाँ पे आ गया 204, फिर 2 लिखा तो ये आ गया भाई 102, फिर 2 लिखा तो ये आ गया भाई कितना 51, ठीक है। फिर लिखा तो 3, ये आ गया 17। अब 17 और 3 को और छोटा नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 कितनी बार आया भाई 1 2 3, फिर आया 3 और फिर आया 17। उसने बोला HCF बताओ, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों में आया हुआ हो। तो भाई दोनों में आया हुआ हो बड़े से बड़ा नंबर, तो नंबर वो जो दोनों में आया और जिसकी पावर कम होती है वो वाला लेते हैं। तो जो 2 है यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी, तो 2 लिखा, पावर किसकी कम है 5 या 3, 3 नीचे वाले की कम है तो 2 की पावर 3 लिख दिया, 3 यहाँ पे भी आया यहाँ पे भी आया और दोनों की पावर 1 है तो सेम ही पावर, तो 3 लिख दिया। 17 नीचे में आया हुआ है, 408 में, 96 में नहीं आया तो इसको छोड़ देंगे। तो 2 की पावर 3 मतलब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब उसने बोला LCM निकालो, तो LCM एक तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं ऐसे बेटा, LCM इज इक्वल टू वो नंबर जो दोनों में और पावर सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो 2 की पावर 5 इंटू में
3 इंटू में 17, ये आंसर आ जाएगा 2 की पावर 5 32 इंटू 17 दिए 51। तो ये कितना आ गया भाई, हमारे पास आंसर आएगा 32 वन लिख ही लेता हूँ ना, 32 इंटू 51 32 आएगा। फिर 5 से करें 5 2 10 15 और एक 16, तो ये 1632 तो एलसीएम आ गया बेटा 1632 आंसर। तो एक तो ऐसे कर सकते हैं, और दूसरा मेथड क्या है भाई, दूसरा मेथड है आप ऐसे लिख सकते थे n1 इंटू n2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF ऑफ n1 एंड n2। तो n1 दे रखा है उसने 96, मान लो n2 दे दिया 408, एलसीएम हमें निकालना है और HCF हमने अभी निकाला 24। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 96 इंटू 408 अपॉन में 24। ठीक है, काट दो भाई इसको, 24 4 जा 96, एलसीएम आ जाएगा आपका, एलसीएम आ गया 96 408 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा 1632। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, तो मर्जी है, या तो ऐसे निकाल लेना या फिर ऐसे निकाल लेना, कोई सी एक मेथड से निकाल जरूर देना भाई। ठीक है, चलो एक बार पूरा थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये देखो, ये है पूरा क्वेश्चन और ये है पूरा आंसर। ठीक है, और ये जो सर्कल कर रखे ये दो अलग अलग तरीके हैं जिससे हम सेम आंसर एलसीएम निकाल सकते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन 9 बोल रहा है फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ 15 18 45। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है भाई, ये CBSE में पूछा गया था 2011 में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे। करना कैसे है भाई, उसने बोला एलसीएम HCF निकालो 15 18 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 3 5 जा 15। फिर 18 की कर दो भाई, 18 क्या होता है 9 2 जा, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 3 3 से 9 बन गया और ये 2। फिर आ गया भाई 45, 45 क्या होता है 9 5 जा 45, तो 9 के लिए 3 इंटू 3 और 5 के लिए ये। ठीक है, तो इसको तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, तो सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं क्योंकि वो बहुत आसान है। इसमें क्या होता है भाई, HCF में आपको इन तीनों में से वो नंबर ढूंढना है जो तीनों के पास हो और जिसकी सबसे कम पावर होती है ना वो लेते हैं। ठीक है, तो भाई 2 है तीनों के पास नहीं, 3 है तीनों के पास, 1 2 3 तीनों के पास है तो 3 लिख दे। सबसे कम पावर 1 है तो 1 इंटू में कोई और नंबर है जो तीनों के पास हो, 5 नहीं है, तो आंसर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, एलसीएम ऑफ 15 18 एंड 45। तो देखो बेटा, वो नंबर जो तीनों के पास है और सबसे ज़्यादा पावर वाला नंबर होना चाहिए वो, तो भाई 3 तीनों के पास है और 3 की हाईएस्ट पावर है 2, तो 3 की 2 लिख दिया। अब वो सारे नंबर लिख देंगे जो तीनों के पास नहीं है, एक तो वो 2 है और एक वो 5 है, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई 90। तो एलसीएम आ गया 90 और HCF है 3। ठीक है, ऐसे करना भाई, 3 नंबर हो तो डरना नहीं है, अपना मेथड सेम रहने वाला है। तो ये तरीका इस क्वेश्चन को करने का, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। ठीक है भाई, 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35 मिनट की वीडियो होगी। 10th क्वेश्चन बोल रहा है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक बार तो आपको 2 3 बार क्वेश्चन ऐसे करके प्रैक्टिस जरूर कर लेने की, बाई चांस क्वेश्चन ऐसा आ गया तो ऐसा ना हो कि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ। क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 5 into 7 into 9 plus 7 is a
कंपोजिट नंबर। ऐसा क्वेश्चन है कि बताओ 5 × 7 × 9 + 7 एक कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, कब आया हुआ भाई ये CBSE के क्वेश्चन पेपर नंबर 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन। करना कैसे है भाई, हम भाई इस ये जो लिखा है ऐसे लिख देंगे सबसे पहले कि भाई यहाँ से आंसर शुरू है 5 × 7 + 9 × 9 + 7। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई हम, यहाँ पे गिवन है ये है, इसमें 7 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया 5 × 1 × 9 + 1। ठीक है, और इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं इसको 7 ब्रैकेट में 9 × 5 = 45 + 1, ये क्या हो गया 7 × 46। ठीक है, अब हम आगे लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसके आगे, हम इसके आगे लिखेंगे द गिवन नंबर हैज more than 2 factors, therefore या hence the given number is a composite number। कुछ करा नहीं, बस क्या किया, जो भी एक ऐसा नंबर हो जो दोनों तरफ हो, प्लस से इधर भी और प्लस के उधर भी, उसको कॉमन लेना है, फिर सोल्व कर देना और लास्ट में लिख देना है कि जो दिया हुआ नंबर है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है इसलिए वो कंपोजिट है। इतना सिंपल क्वेश्चन है और नंबर कोई फिर काट भी नहीं सकता ऐसे लिखने पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, ले स्क्रीनशॉट लेनी चाहो तो ले लो भाई। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन और उसका आंसर। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका 1-2 पार्ट हो रहा है वो और मैं करा देता हूँ ताकि आपकी और अच्छे से रिवीजन हो जाए। 10 हो गए, क्वेश्चन नंबर 11 10 हो गया ना, हाँ 11 पे हम क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई क्या 7 × 11 × 13 + 13 इज अ कंपोजिट नंबर। ये है भाई हमारा क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट बात है पूछा कब गया था, CBSE में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो 2010 में पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन, 2014 में पूछा गया था, फिर 2016 में। तो जब भी इवन नंबर ऑफ ईयर आ रहा है तो ये क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब 2024 चल रहा है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मतलब, तो भाई लिख देते हैं क्या, गिवन क्या है, गिवन 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, इसमें से 13 देखो यहाँ पे अभी आया हुआ है, यहाँ पे भी और बीच में प्लस है, तो 13 लिया कॉमन तो बचा क्या 7 बचा, 11 बचा और 13 की जगह आ गया 1, ये प्लस की जगह प्लस और 13 तो बाहर आ गया, यहाँ आ गया 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 11 7 × 77 + 1 78। तो भाई देखो 13 और 78 में दोनों में 13 भी कॉमन है, ठीक 13 कॉमन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और 1 भी कॉमन है। ठीक है, और 2 भी देखो आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है तो इसका मतलब 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो पिछले क्वेश्चन में लिखी थी वो सेम बात लिख देंगे, क्या लिखेंगे, द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 factors, hence the given number is a composite नंबर। ये लिख देंगे, बात खत्म, बस ये याद कर लो क्या करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे चुटकी बजा के सोल्व कर देना है, ये है तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, 40 मिनट्स हो गई है।
चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, फाइंड वेदर, ठीक है, जब भाई ये है मौसम वाला वेदर, मौसम, मेरे से कई बार ये मिस्टेक हो जाता है, और दूसरा वेदर हो जाता है WHETHER, ठीक है। ये ठीक है, ये या ये नहीं, ठीक है। फाइंड वेदर 5 + 7 5 सॉरी भाई 5 into 7 into 11 into 13 plus 11 is a prime number or a composite number। वो तो देखते ही पता चल गया भाई, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11 कॉमन ले लेंगे, इसका मतलब 11 कॉमन आ रहा है पूरे नंबर में से, ठीक है। तो ये जो है पक्का क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे भाई। 5 into 7 into 11 into 13 plus 11, इसमें देखो यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे तो 11 ले लिया कॉमन, तो बचा क्या 5 into 7 into 13 प्लस में 11 की जगह 1, तो 11 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा भाई, 7 पंजे 35, 35 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 पंजे 65, 13 तिया 39, 5 5 455 +1, तो ये हो जाएगा 11 इंटू में 456। तो वही जो आपका 456 है वो भी 11 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में भी आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, द गिवन नंबर हैज more than 2 factors, hence it is a composite number। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, सिंपल एंड सोबर, और पूरे नंबर मिलेंगे, कोई काट भी नहीं सकता, ठीक है, खत्म। फिर भाई नींद आ गई है ना मुझे तो आ गई है। चलो कितना टाइम हो गया, 11:44 हो गए हैं, तो नींद तो आना लाजमी है, सुबह 5 बजे उठा था यार। तो अब एक क्वेश्चन है, 13 पार्ट पे पहुंच गए हैं। 13 क्वेश्चन बोल रहा है, कैन टू नंबर्स हैव 18 as their HCF and 380 as their LCM, give reason। ये तो क्वेश्चन है, और ये क्या से आया है, क्वेश्चन है NCERT के एग्जाम्पलर से लिया है हमने ये क्वेश्चन, एग्जाम्पलर, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, सारी बात तो यहीं पे है। हमेशा हमें एक बात याद रखनी है, जो HCF है ना, जो HCF है वो LCM को जरूर डिवाइड करेगा। अगर HCF उसका LCM को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो देखो ऐसे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, नो, बिकॉज HCF जो कि है कितना 18 डज नॉट
डज नॉट डिवाइड कितना भाई 380। Therefore, it is not possible। बस खत्म है, ऐसे लिख के भी आएंगे तो हमें अपना जो मार्क्स है जो टीचर के पास लेके बैठा है टीचर हमें देने के लिए, वो जल्दी से हमें दे देगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है भाई, एक सर्कुलर पाथ था अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। मान लो ये हमारा गैस घास का मैदान है सर्कुलर, और इस पे घास लगी हुई है। ठीक है, सोनिया टेक्स 16 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया है, ठीक है, उसको एक राउंड लगाने के लिए कितना टाइम चाहिए भाई? 16 मिनट्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? हाँ आया। और जो रवि है, कौन? मिस्टर रवि, वो सिर्फ 20 मिनट लगाते हैं सेम एक चक्कर लगाने में, एक राउंड 20 मिनट। ठीक है भाई, सोनिया तेज है, रवि स्लो है। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। मान लो दोनों ने सेम टाइम से शुरू की, ठीक है, एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मतलब सब सोमिया भी इधर ही भाग रही है और रवि भी, दोनों इधर ही भाग रहा है। ये सोनिया और ये हो गया भाई रवि, दोनों एक ही साथ भाग रहे हैं। तो क्या होगा, जो सोनिया वो धीरे धीरे आगे निकल जाएगी और जो रवि है वो थोड़ा थोड़ा पीछे रह जाएगा, क्योंकि जो सोनिया है उसकी स्पीड ज़्यादा है, वो कम समय में चक्कर लगा लेती है। और जो दूसरा है उस कौन, रवि, उसको ज़्यादा देर लगती है चक्कर लगाने में। ठीक है, आगे बोल रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई वो बोल रहा है कितनी देर बाद में दोबारा से जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ये शुरू किया है बिल्कुल वहाँ पे आके मिल जाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख देना चाहिए था मुझे। पर अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो बता देना, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसको। ठीक है, बाकी आप उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगी। एक सर्कुलर फील्ड है, उसी सर्कुलर फील्ड का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 16 मिनट लगते हैं और रवि को 20 मिनट लगते हैं। तो बोल रहा है कितनी देर के बाद दोनों ही सेम जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वहीं आके मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सबसे सीधी सी बात है कि भाई 16 और 20 मिनट जब गुजर जाएंगे उसके बाद मिलेंगे, तो हमें जब बड़ा नंबर चाहिए तो एलसीएम निकालना होगा। तो जो एलसीएम है इसका भाई 16 का और 20 का, वो कितना निकलेगा भाई? 80। ठीक है, मुझे तो पता है भाई कैसे निकला, कितनी जल्दी निकला। आप अपना प्रैक्टिस कर लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, 80। तो भाई हम लिख देंगे they will meet again at the starting point after 80 minutes। खत्म भाई, ये क्वेश्चन ऐसे करना था। अब एक खास बात तो ये है कि कई लोग पूछते हैं कि सर ये 80 मिनट्स ही क्यों है, यहाँ पे आवर या सेकंड क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई यहाँ पे भी मिनट था और यहाँ पे मिनट था। जब इनको सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा? मिनट में आएगा। ठीक है, ये रीज़न है। जो ये क्वेश्चन है ये कब पूछा गया है? सीबीएसई में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 15वां 15th क्वेश्चन। 3 bells toll at intervals 12, 15 and 18 मिनट्स। भाई
3 घंटियाँ है, एक ये है, एक ये है और एक ये भाई हर 12 मिनट बाद बज रही है, ये हर 15 मिनट के बाद बज रही है और ये हर 18 मिनट के बाद बज रही है। ठीक है। इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर। तो मान लो इनको तीनों को हमने एक साथ बजाया अभी, तो अगली बार ये तीनों एक साथ कब बजेंगे, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो ये भाई CBSE में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2015 में और 2016 में 2 बार आया हुआ है। ठीक है भाई। तो देखो इसको करना क्या है भाई, सीधी सी बात है। अब 12, 15 और 18 मिनट के बाद ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो मतलब बाद में मिलेंगे, तो हमें पक्का एलसीएम निकालना, हमें बड़ा नंबर चाहिए कि कब मिलेंगे, ठीक है, कितनी मिनट बाद मिलेंगे। तो भाई हम लिख देते हैं एलसीएम 12 का, 15 का और 18 का कितना होगा भाई। जिसको सिंपल से आता है, ट्रिक आता है, याद है, वो बता दो, जिसको नहीं आता वो पता करो कि ये कैसे आया, और नहीं पता लगता तो पूछो मुझसे। तो भाई 90 भाई 15 की टेबल में आता तो आता है, 12 की में नहीं आता। ठीक है भाई 90 के बाद भाई 180, भाई 15 की टेबल में तो आ जाएगा, 12 की में नहीं आएगा। ठीक है 12 से करके देख लेते हैं भाई, 12 एकम 12, ठीक है, और 12 पंजे 60, तो 15 पे आ गया, ठीक है ना। तो ठीक है, और 15 की टेबल में 12 पे आएगा, ठीक है। तो भाई इसका एलसीएम हो गया 180, मतलब 12 की टेबल में भी आ रहा है, 15 के में भी आ रहा है और 18 के में भी आ रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई। तो हम लिख देंगे hence the three bells will next toll together after 180 minutes, that is कितने घंटे, इस मिनट को अगर घंटे में लगे तो 60 से डिवाइड कर दो, 3 आवर्स। ये तो अगले 3 घंटे के बाद वो फिर से मिलेंगे भाई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, और इसको ऐसे करना था। थोड़ा सा तुम भी स्मार्ट हो, कुछ चीज़ें जोड़ने हो जिससे ये और अच्छे से बढ़िया से समझ आए, टीचर को जो चेक कर रहा है, देखने वाले को अच्छा लगे, आप उस हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है भाई। अब एक और क्वेश्चन ले लो इम्पोर्टेंट, एक नहीं 3 क्वेश्चन और, फिर आज की इस वीडियो को हम ख़त्म कर देंगे। 52 मिनट्स की होगी, 1 घंटे की जाएगी ये शायद। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए भाई हम, 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है दूधनाथ हैज़ 2 vessels containing 720 ml and 405 ml of milk respectively. Milk from these containers is poured into glasses of equal capacity to their brim. Find the minimum number of glasses that can filled. ठीक है भाई। भाई 2 जार है, एक तो 720 ml का है और एक 405 ml का है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है, दूध है। इन बर्तनों में से थोड़ा सा दूध जो है बराबर बराबर ग्लासों में डाल दिया गया। तो बताओ वो सबसे कम नंबर ऑफ ग्लासेस कितना, मतलब कितने ग्लासेस उस दूध से भर पाएंगे। ठीक है भाई। तो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, हर एक ग्लास की कैपेसिटी फाइंड करेंगे, जब भी तो पता लगेगा कि कितने वो भर सकते हैं। तो चलो कैसे करना है इस सवाल को देखो। अगर हमारे ग्लास का साइज बड़ा है तो हमें कम ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ये बात लिख देते हैं, द नंबर ऑफ ग्लासेस will be minimum if the glass capacity is maximum। अगर ग्लास की कैपेसिटी मैक्सिमम है, ठीक है,
तो जो कम से कम ग्लास लगेंगे सबको टल्ली करने में, और हर एक ग्लास, ईच ग्लास हैज इक्वल कैपेसिटी। ठीक, यस बिल्कुल ठीक। तो जितने भी ग्लास है सबकी सेम कैपेसिटी, इक्वल कैपेसिटी है। ठीक है, तो भैया हमें क्या करना है, हमें छोटे छोटे ग्लास निकालने हैं कि कितने बनेंगे। तो छोटे ग्लास का जो साइज है वो कितना होगा भाई, छोटा होगा इससे। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा हमें। किस किस का, 720 का और 405 का। तो HCF भाई एक बात बताओ, 720 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 8 नीम 72, तो 2 की पावर 3 और 9 मतलब 3 की पावर 2, और ये जीरो के नाम का 2 और 5 लग जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे एक 5 आ जाएगा। ऐसे ही 405 के फैक्टर कर लेते हैं। एक तो 5 आएगा इन 2 में, 5 चौथे 40, एक कम, फिर ये 9, 3 या 9, ये फिर से 3 इंटू 3 9, 9 में 81 होता है। 3 की पावर 4 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। तो उसने पूछा गया था कितने नंबर ऑफ ग्लास आएंगे, तो उसके लिए कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। तो इतनी वो कौन सा नंबर है जिसमें इनको डालेंगे तो ये सारा सही सही पूरी बाल्टियाँ फिल हो जाएंगी। ठीक है, तो लिखेंगे HCF कितना आ जाएगा भाई, वो नंबर जो दोनों की टेबल में है ऊपर उसकी पावर कम होनी चाहिए। तो 2 की पावर 4 है और यहाँ पे 2 है ही नहीं, छोड़ दो। 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 4 है, तो हम मानेंगे 3 की पावर 2 वाला। और 5 ऊपर भी और 5 नीचे भी, तो उस 5 को ले लेंगे। तो ये हो जाएगा भाई 9 पंजे 45। ठीक है आंसर, बट आंसर नहीं है, कैपेसिटी आई है, कितने ग्लास भरे जाएंगे। ईच ग्लास हैज ईच ग्लास हैज मैक्सिमम कैपेसिटी ओ 45 ml, ओ 45 ml। ठीक है भाई, आगे क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस, मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस। वो कितने हो जाएंगे भाई, टोटल दूध कितना था, 720 प्लस में 405 ml। और जियो के पास बहुत सारी जगह बहुत कुछ था, उसे छोड़ो। बट इम्पोर्टेंट क्या है कि एक ग्लास का साइज कितना है, 45 ml। ठीक है, इसको कैंसल आउट करेंगे तो 25 ग्लासेस आ जाएंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, मुझे आ गई है बहुत ज़बरदस्त नींद, आंखें बंद करने लग गई है पढ़ाते पढ़ाते भी। ठीक है, और अभी 2 मिनट बची है, तो एक लास्ट क्वेश्चन, एक नहीं 2 लास्ट क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, MCQ में भी आ सकते हैं और आने के पूरे चांसेस है, पहले भी आए हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है 16। ठीक है, 16 हो गया ना, 16 हो गया, 17 पे चलते हैं। तो इसको हटाओ भाई, 17। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कैन द नंबर 6n, कैन द नंबर 6n, n क्या है भाई, नेचुरल नंबर, n being a natural number and with its and with the sorry भाई and with the digit 5, give reason। भाई बहुत आसान बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वो बोल रहा है 6 के पावर ऊपर n दे रखा, मतलब 6 की पावर 1 भी हो सकते हैं, 6 की पावर 2 भी हो सकते हैं, 6 की पावर 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब 6 की पावर 1000 भी हो सकती है। ठीक है, तो 6 की कितनी पावर करे कि जो आंसर आए, जैसे 6 की पावर 6 किया तो 6 आ गया, 6 की पावर 2 किया तो 36 आ गया, 6 की पावर
3 किया तो 216 आ गया। तो बोल रहा है ऐसे 6 की कितनी पावर करे कि जो हमारा नंबर आंसर आ रहा है ये वाला, उसके पीछे जीरो आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 6n है उसको हम छोटा फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं कि भाई ये 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n होगा, जब भी ये मिला के क्या हो गया 6 की पावर n हो गया। तो बेटा इतनी बात समझ में आई। तो देखो जब भी हमें 10 बनाना होता है ना, वो जब बनता है जब 2 और 5 हो। तो यहाँ पे 2 तो है, 5 का एक भी फैक्टर नहीं है, इसलिए n की चाहे कितनी भी पावर हो, कभी भी 6n जो है वो लास्ट में जीरो के साथ एंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप समझ गए होगे। अगर लिखना हो तो कमेंट में बता देना, मैं लिख दूंगा और पिन कर दूंगा। ठीक है, क्या लिखना है। ठीक, लिख ही देते हैं भाई। क्यों इतने आलकस किया कि मुझे नींद आने लग गई इसलिए आलकस आ रहा है। भाई हम लिखेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। हम लिखेंगे वी नो दैट एवरी नेचुरल नंबर which ends with digit 5 is divisible by 5। ठीक है, तो सिर्फ वही नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है जिस जो 5 का मल्टीपल हो। ठीक है, ठीक है, तो हम आगे लिखेंगे भाई, इफ ओनली प्राइम्स इन factorization of 6n are 2 and 3। ठीक है, and we know that 6n cannot end with digit 5 for any natural number, because because to make 0 at the end, factors need at least one pair of 2 and 5, but we don't have 5 here, so 6n can't end with 5। ठीक है भाई, मैं को ना नींद आ गई है, बुरा मत मानना। ठीक है, मैं कुछ का कुछ बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नींद आ गई है, अब मैं वो नहीं पढ़ा सकता, अब कल ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई इस तरह के इस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है नींद में था तो कुछ कुछ लिख दिया, पर बाकी मुझे ये पता है कि वो बोल रहा है भाई 6n के ऊपर कितनी पावर करे, जो भी आंसर है उसके लास्ट में 5 आ जाए। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि अगर हम इसको 5 लास्ट में लाना चाहते हैं तो ये 5 का मल्टीपल होगा जब ही आएगा। ठीक है ना, और 6 की जो पावर n होती है वो 2 का n और 3 की n पावर होती है, तो उसमें 5 तो है ही नहीं। ठीक है, और बिना 5 के कोई भी नंबर लास्ट में 5 में ऐड नहीं हो सकता, इसलिए जो 6 की पावर n है
चाहे n की कितनी भी नंबर पावर लगा दो, उसका कभी भी आंसर के लास्ट में 5 नहीं आएगा। ये क्वेश्चन था। ऐसे ही वो बोल रहा है भाई, एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, ब्रीफ में बताऊंगा कि प्रूव करो कि 12 का जो n है, 12 की पावर n है, उसके लास्ट में कभी भी 0 या 5 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, ये प्रूव करना है। तो भाई 12 है, 12n, उसको कैसे लिख सकते हैं भाई? उसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे एक बार और 2 की पावर n आएगी, क्योंकि 4 होता है ना, 4 थी 12, तो एक ये 2 एक ये 2, 4 हो गए, 4n। ठीक है, तो अब भाई किसी भी नंबर को 0 या 5 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए? उसके फैक्टर्स में एक 5 और 2 दोनों होने चाहिए, पर यहाँ पे 5 नहीं है। इसका मतलब चाहे n की कितनी भी पावर कर लो, ये कभी भी 0 या 5 पे एंड नहीं होगा। ये था क्वेश्चन का ब्रीफ। मेरे को आगे जबरदस्त नींद। कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, नहीं तो अपना खूब प्रैक्टिस करो और 10th के बोर्ड में झंडे गाड़ दो। सबको दिखना चाहिए भाई पढ़ाई ऐसे होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।